सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, प्रश्न या प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया है। अर्थात जो लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं उन लोगों में यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से देखने में आती है कि वो प्रश्नों का जो प्रश्न आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, प्रारंभिक परीक्षा में, उसका अध्ययन विशेष रूप से करते हैं। बहुत से विद्यार्थियों का यहां तक कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में केवल प्रश्नों का अध्ययन कर लीजिए, जो पूर्वावलोकन के हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन साल पेपर दे रखे हैं, उससे हल कर लीजिए तो आपको आधे से ज्यादा प्रश्न पुराने प्रश्नों में से ही मिल जाएंगे। मैं अपने इस आज के लेक्चर में किसी भी अतिशयोक्ति बात पर कोई भी वार्तालाप नहीं करूंगा। चूंकि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया है। प्रश्नों का विश्लेषण, प्रश्नों का व्याख्या, ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया है और विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। बहुत सारे विद्यार्थी अपने सफलता का श्रेय इसी अध्ययन को देते हैं। इन तमाम प्रश्नों की वजह से आज मैं विशेषकर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, पूर्व प्रश्नों के अध्ययन की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं। जीएस के प्रश्न हम लेंगे और इसमें अपने लेक्चर के तत्व में बताना चाहता हूं कि मैं केवल पुराने प्रश्नों को नहीं लूंगा। मेरा उद्देश्य इसमें मैं नए प्रश्न भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि आयोग ने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं केवल पुराने प्रश्न पूछूंगा। आयोग का यह भी कहना है कि यह नहीं है कि केवल पुराना प्रश्न, नया पुराना सब आपके पास रहेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से मैं लेक्चर वीडियो यहां आपको लेक्चर दूंगा और उसमें आप देखेंगे जब मैं उन प्रश्नों का विश्लेषण और व्याख्या दोनों करूंगा तो एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार होंगे। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि प्रश्नों के विश्लेषण और व्याख्या के माध्यम से लेक्चर। तो आज हम लोग लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे वो पीसीएस में हो। कुछ नए प्रश्न हैं तो नए प्रश्नों को हम चैप्टर से देखेंगे, पुराने प्रश्न हैं वो तो हल करेंगे ही करेंगे। आप इसको समझें कि प्रश्नों के माध्यम से लेक्चर प्रक्रिया, और इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। हालांकि बहुत विस्तार से देखने पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। कोशिश रखा जाएगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा, यानी गागर में सागर आपको दिखाई पड़े। वैसे भी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा गागर में सागर भरने की ही एक प्रक्रिया है, ठीक है ना? यानी अपने कम शब्दों में, कम समय में कितना ज्यादा आप कर लेते हैं, यही गागर में सागर भरने की प्रक्रिया है। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम लोग लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले किस स्थल का खोज हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बंदरगाह नगर था? सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहां से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा का खोज किसने किया? हड़प्पा किस नदी? ये एक सामान्य प्रश्न है और लगभग हर बच्चा जानता है कि मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था। 1921 में दयाराम साहनी ने ढूंढा। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर जो है वो लोथल था। सामान्य प्रश्न सभी जाते हैं। आइए हम लोग कुछ विशेष प्रश्नों की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आप चाहे इसको नया माने या पुराना माने, जनरली कुछ नया प्रश्न ही है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल खुदाए हुए हैं वहां पर नारियों की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं।
लेकिन अगर आईएएस के परीक्षा में या पीसीएस के परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जहां बड़ी संख्या में नारियों की मूर्तियां नहीं मिली हैं अपितु पुरुष की मूर्तियां मिली हैं, यह प्रश्न नया होगा और निश्चित ही हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी इसका उत्तर जान रहे हो, लेकिन यह प्रश्न बिल्कुल नया भी है और इस प्रश्न का मूल उत्तर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सभी स्थलों से महिलाओं की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, लेकिन हड़प्पा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां महिलाओं यानी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नटराज शिव की मूर्ति, हालांकि सभी लोग जानते हैं कि कांस के नटराज की शिव की मूर्ति जो है वो दक्षिण भारत के चोल शासकों की शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जहां नटराज की मूर्ति मिले। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नया प्रश्न है। नटराज की मूर्ति कहां से मिली? हड़प्पा से ही मिली है। यानी दो एक्सेप्शनल प्रश्न कि महिलाओं की मूर्तियां कहां से मिली हैं, अब पुरुषों की मूर्तियां बड़ी संख्या कहां से मिली, ये भी हड़प्पा है, और सिंधु घाटी सभ्यता में नटराज की मूर्ति कहां से मिली, यह भी हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंध का बाग किसको कहा जाता था? सिंध का बाग, यानी वह एक ऐसा स्थल था जो उपजाऊ था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सिंध का बाग। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को, जिसको माउंट ऑफ डेथ यानी मृतकों का टीला भी कहा जाता है, उसका एक नाम सिंध का बाग भी उसको कहा जाता था। वह स्थल बड़ा उपजाऊ था, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता था। मैं आपको बता रहा हूं पुराने प्रश्नों का डिस्कशन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन प्रश्न कुछ आपको नए भी जानने हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ ज्यादा नए प्रश्नों को भी बता रहा हूं और उनका विश्लेषण करके अगल बगल के कई प्रश्नों को आपको तैयार कर रहा हूं। समय चूंकि कम देना है, क्योंकि अगर बहुत विस्तार से मैं दे लूंगा तो कई घंटे का लेक्चर वीडियो बन जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षा चूंकि निकट आ गई है इसलिए बहुत समय आप लोगों को नहीं दे पाएंगे, इसलिए कम शब्दों में आप पूरा दोहरा लें, मेरा मूल उद्देश्य यही है। और आपका जो आपने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का जो यज्ञ प्रारंभ किया है उसमें कुछ आहुति हम भी दे लें, बस यही मेरा प्रयास है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की एक और विशेषता है कि पक्की ईंटों का ही निर्माण किया गया है, पक्की ईंटों से ही घर मकान बने हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, और वह है कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, जिसको ब्लैक बैंगल्स यानी काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है, वह स्थल जो है वहां से लकड़ी की नालियां भी मिली हैं, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है ना। बहुत सारे नए नए तथ्य अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप डोमिनेट भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा तथ्य बताने का प्रयत्न मैं नहीं करूंगा, मैं बस विश्लेषण करने का प्रयत्न यहां कर रहा हूं। तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता में जो निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से क्या हुआ है, कच्चे ईंटों से हुआ है, ठीक है ना। और ये वही कालीबंगा है जहां से लकड़ी की नालियां भी मिली हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में और बहुत सारे हैं। एक और प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी मकानों के जो खिड़कियां वो गलियों में खुलती हैं, वो कौन सा नगर है जहां जो खिड़कियां जो दरवाजे हैं मकान के वो गलियों में न खुलकर मुख्य सड़क पर खुल रहा है, तो वो है लोथल। ये एक एक्सेप्शनल है। सिंधु घाटी सभ्यता में हर जगह से दुर्ग मिले हैं, लेकिन वो कौन सा स्थल है जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र दुर्ग रहित स्थल है। माइंड करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल मिले हैं हर जगह से दुर्ग मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लड़ाका नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग योद्धा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थलों से दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, सिटेडल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है चन्हुदड़ो जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। और आप लोग ये प्रश्न तो जानते होंगे कि पशुओं में सबसे ज्यादा अंकन किस पशुओं का हुआ है? कुबड़दार वृषभ। कुबड़दार वृषभ का अंकन हुआ है। कहीं कहीं एक श्रृंगी बैल भी लिखा होगा। चूंकि पढ़ने वाला, आज आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए
कुबरदार वृषभ को जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चित्रकार था, उसने ऐसा बनाया है कि एक सींग का दूसरे सींग पर ओवरलैप हो गया है और वो एक सींग दिखाई देता है, तो उसको एक श्रृंगी बैल भी कई जगह कह दिया गया है। माइंड करिएगा, लगभग बहुत कोई अंतर नहीं है। तो चाहे आप कुबरदार वृषभ कह लीजिए, चाहे एक श्रृंगी बैल कह लीजिए, वो ओवरलैप कर गया है। ओवरलैप के कारण एक सिंह दिखता है, तो इसलिए बहुत जगह सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ? एक श्रृंगी बैल, जबकि दोनों एक है। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट समझिए। यहां जो लेक्चर लेने का मेरा मूल उद्देश्य यही है, प्रश्न गिनाना, क्वेश्चन आंसर बताना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनेशन हमेशा प्रश्नों के विश्लेषण और प्रश्नों के व्याख्या से ही निकलता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। माइनस मार्किंग में तो इसका बहुत महत्व है। तुक्का और अटकलबाजी समाप्त हो गई माइनस मार्किंग में। ठीक है ना? तुक्का लगाने का प्रयत्न मत करिए, अटकलबाजी करने का प्रयत्न मत करिए, बल्कि अनुमान लगाइए। अनुमान ज्ञान का साधन है और अनुमान हमेशा प्रश्नों के विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित होता है, तभी वो सटीक होता है। तुक्केबाजी 99% गलत होता है, निश्चित ही, आप देख लीजिए लगा के। अटकलबाजी 99% नहीं सही हो पाएगा, लेकिन अनुमान 99% सही होगा। लेकिन वो अनुमान आपके ज्ञान और विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित हो। तो ठीक है, ये सारे प्रश्न। मोहरों का आकार जनरली क्या होता था? वर्गाकार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभी नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था। भाई, नगर 2 भागों में विभाजित थे। पहला दुर्ग था, दूसरा निचला नगर था, लोअर टाउन। ठीक है ना? लोअर टाउन और सिटेडल, दुर्ग और निचला नगर। ठीक है ना? लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। वह नगर था धौलावीरा। गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, और उसकी जो किलेबंदी थी वो यूरोपीय किलेबंदियों के समान थी, जो आज तक पूरे विश्व के लिए आश्चर्य है। ठीक है ना? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नए पुराने प्रश्न हो गए, और आप अगर इन प्रश्नों का विश्लेषण ध्यान से सुनेंगे जैसा मैंने बताया, तो मेरा मानना है कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में आपको बहुत कठिनाई नहीं। अब आइए वैदिक काल। वैदिक काल तो आप जान ही रहे हैं, 2 भागों में विभाजित है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक लेकर ऋग वैदिक काल है, जो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद के आधार पे, ऋग्वेद के अलावा जो वैदिक जो वेद हैं और अन्य वैदिक साहित्य है, उस पर जो काल आधारित है उत्तर वैदिक काल है, 1000 से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है ना? एक प्रश्न है ऋग्वैदिक काल का कि वो कौन से ईरानी देवता अहुरमजदा, ईरान के जो प्रमुख देवता हैं वो अहुरमजदा हैं, उनका भारत के किस देवता से, वैदिक देवता से तुलना किया जाता है? यानी भारतीय वैदिक कौन सा देवता है जिसकी तुलना ईरान के अहुरमजदा से की जाती है? और वो है वरुण। वरुण, जिनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। वरुण क्या कहते हैं, वैदिक काल के एक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, जो नीति के नियंता, नैतिक नियमों और नैतिक व्यवस्था के संचालक माने जाते थे। उन नैतिक नियमों और नैतिक व्यवस्था को ऋत कहा जाता था, और ऋत के नियामक ही ऋतस्य गोपा कहलाते थे, यानी वरुण। उन वरुण को ईरान के प्रमुख देवता अहुरमजदा से तुलना की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए लोग ये मानते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से कहीं भारत आए, क्योंकि उनके देवता और ईरान के देवता से मिल रहा है। अरब सागर, वैदिक साहित्य में अरब सागर को क्या कहा गया? ये नया प्रश्न है और एग्जाम में किसी न किसी दिन जरूर आएगा। अब आप सिविल सेवा की परीक्षा में ये नहीं कह सकते कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल सीमित होकर पढ़ाई मत करिए। आप 2, 4, 10, 100 लोगों को सफल होकर देख के मान लेते हैं कि सिलेक्टेड पढ़ाई से आप सफल हो जाएंगे। खासकर प्री में तो सिलेक्टेड पढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। कुछ लोगों को सफल देखकर आप ये मान लेते हैं कि कुछ पढ़कर सफल होया जा सकता है, जो बिल्कुल गलत है।
आपको समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग, यानी कुछ में सब कुछ और सब कुछ में कुछ कुछ जरूर पढ़ना पड़ेगा। यही मेथड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अपनाइए। समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग, कुछ में सब कुछ और सब कुछ में कुछ कुछ जब आप पढ़ेंगे तभी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हर हाल में निकलेगी। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि टोटल सेलेक्टेड होकर सिविल सेवा की परीक्षा निकलेगा। आप उन विद्यार्थियों को जरा सा भी एग्जाम्पल मत बनाइए जो कुछ पढ़कर कुछ संख्या में पास हो गए हैं, लेकिन उनको भी आप देखिए जो कुछ पढ़कर बहुत सारी संख्या में फेल भी हुए हैं। केवल गिलास का आधा भरा होना पॉजिटिव नेचर हो सकता है, लेकिन आधा गिलास खाली है इस सत्यता से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है गिलास आधा भरा, पॉजिटिव नेचर से देखिए, लेकिन इस सत्यता से आप इनकार कर नहीं कि गिलास आधा खाली है, वो भी देखना पड़ेगा। और आधा गिलास आपको इस बात का भान दिला रहा है कि आप सतर्क रहिए। आपको अगर ये लग रहा है कि आधा गिलास भरा हुआ वही देख के अच्छा देखकर आप पास हो जाएंगे, ये नहीं है। आधा गिलास खाली है, यह भी एक सच्चाई है। वो आपको सतर्क बना रहा है, वो दुखों का संबल है, वो शिकस्त का संबल है। और जब आप दुख, संघर्ष और इस चीजों को देखेंगे तब आप सतर्क रहेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा निडर होना या एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत ज्यादा निडर होना भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ी बहुत डर होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, डरना नहीं चाहिए, डर को हरा कर भी आगे बढ़ेंगे। अरे थोड़ी बहुत डर तो आपको सतर्क बनाता है, बहुत ज्यादा निडरता आपको लापरवाह कर देता है। थोड़ी बहुत डर, ये डर नहीं है बल्कि ये सतर्कता है। अगर आपसे कोई ये कहता है टोटल निडर, मैं कह रहा हूं बिल्कुल निडर होइए, लेकिन थोड़ी बहुत आपके मन में अपने सफलता के, अपने तैयारी के प्रति, अपने कोर्स सिलेबस के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति सतर्कता रूपी डर होनी चाहिए, वरना आप लापरवाह हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप जानते हुए चलिए कि क्या क्या अब वैदिक काल में क्या कहते हैं, अरब सागर को क्या कहा गया है, तो परावत कहा गया है। अरब सागर को क्या कहा गया है, परावत। वैदिक साहित्यों में याद रखिएगा, वैदिक साहित्य में किस नदी को नदी तमा, देवी तमा, ठीक है ना, यानी नदियों की माता, ठीक है, किस नदी को कहा गया है। तो अगर आपके प्रश्न में यह पूछता है कि वैदिक साहित्य में वर्णन के अधिकार आधार पर सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, तो सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का हुआ है। लेकिन यदि यह पूछे कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक पवित्र नदी, यानी पवित्रता के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, तो वो सरस्वती नदी होगा। इसीलिए सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा कहा गया है, यानी नदियों की माता, सबसे पवित्र नदी, जो बाद में क्या होता है, विलुप्त मानी जाती है, हालांकि अब खोज हुआ है उनका। निष्क जो है वैदिक काल में विनिमय का माध्यम माना गया था, जिसको सिक्के कहा जा सकते थे आप। लेकिन निष्क कैसा आभूषण था, लेकिन वो आभूषण था, सोने का हार था। कहां का हार था, गले का हार था। याद रखिएगा, ये सब चीजें एग्जाम में बहुत आता है। आप केवल ये मत पढ़िए कि कहाँ हार था, हार मत पढ़िए, गले का हार था। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी दसराग युद्ध था। लेकिन दसराग युद्ध का ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णन है, 7वें मंडल में वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में प्रसिद्ध दसराग युद्ध का वर्णन है, जो भरत कबीले के राजा सुदास और पंचजनों के बीच में हुआ था। राजा सुदास ने अस्किनी यानी चिनाव नदी के किनारे इनको क्या किया था, परास्त किया था। वैदिक साहित्य में केवल एक ही अन्न का वर्णन है, जो है यव। यव का मतलब जनरली यहां जौ है, हालांकि अभी ये सब अस्पष्ट इतिहास पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन यव का मतलब यहां जब ही है। और आप याद रखिएगा, एक बार बार पूछा जाता कि वैदिक साहित्य में, किस वैदिक साहित्य में नचिकेता और यम के बीच जो आध्यात्मिक संवाद हुआ है वो कठोपनिषद में हुआ है। नचिकेता जो सवाल पूछते हैं यम से बहुत सारे आध्यात्म के,
तो नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ है वो कहां से हुआ है? इसी कठोपनिषद में हुआ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है भारत में, वो तो उत्तर वैदिक काल से मिलना प्रारंभ हुआ था। हालांकि अगर होल सोल में प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले लोहे का साक्ष्य कहां मिला, तो 1000 ईसा पूर्व दक्षिण के महापाषाणों में, महापाषाण जो बड़े बड़े पाषाण वो कब्र बनाए जाते थे, तो दक्षिण के जो बड़े बड़े कब्र थे महापाषाण, उनमें लोहे के वस्तु सबसे पहले मिली थी, जो कब्रों में गाड़ दिए जाते थे। ठीक है ना? लेकिन अब उत्तर भारत में अगर पूछता है तो उत्तर भारत में सबसे पहले लोहे का जो साक्ष्य है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और कहां से मिलता है? अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में स्थित अतरंजी खेड़ा, जहां से हल्के लोहे का फाल मिला है, वो सबसे पहला साक्ष्य मिला। याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा से लोहे का सबसे पहला साक्ष्य मिला है। वैदिक साहित्य में अघन्या किसको कहा गया है? अघन्या गाय को कहा गया, न मारने योग्य। गाय को क्या कहा गया है? अघन्या, न मारने योग्य। बहुत लोग वर्णन करते हैं कि वेदों में वर्णन दिया हुआ है कि गाय को या उसको, अरे नहीं है भाई, अघन्या कहा गया है, उनको मारने का कहीं वर्णन नहीं किया गया। अब आइए धार्मिक आंदोलन में देखा जाए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा अगर हम लेंगे तो थोड़ी सा समय लग जाएगा। आपको जरूर इससे एग्जामिनेशन में हल बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। ठीक है ना? धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन जनरली प्राचीन इतिहास में जो हुआ वो जनरली बौद्ध और जैन हुआ। हालांकि भागवत संप्रदाय, शैव संप्रदाय भी उसमें है, शाक्त संप्रदाय, बहुत सारे हैं, लेकिन मूल तो बौद्ध और जैन ही। अब बौद्ध धार्मिक आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन एक प्रश्न आता है, बहुत विवादित प्रश्न भी है, कि बुद्ध की जो मां थी महामाया, वो किस वंश से संबंधित थी? तो कोई लगाता है कि वो शाक्य वंश से संबंधित थी, क्योंकि उनका नाम महामाया था, तो महामाया वंश से। कुछ लोगों ने कौशल वंश से बताया है, लेकिन असल में जो बुद्ध की मां थी, महात्मा बुद्ध की जो मां थी, वो राम ग्राम के कोलीय वंश की थी। ये प्रश्न याद रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो कंफ्यूजन का अब कोई आधार नहीं है। अपने इस मंच से विक्रमादित्य, मैं यही आपको बेसिक चीजें आपको बताने के लिए हर जगह मैं यही बताऊंगा। तो ये याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध की जो मां थी वो किससे थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की थी? बुद्ध ने जो बौद्ध संघ की स्थापना वो तो सारनाथ में की थी, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था? अपना प्रथम प्रवचन दिया था, जिसको धर्म चक्र, सभी लोग यही रटे हुए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया? तो सभी सारनाथ। तो उसका नाम जो है मृगदाव भी हो है, नाम है, ऋषिपत्तनम भी नाम है, मृगदाव भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश वही सारनाथ में नहीं दिया था। ये तो इतिहास में वर्णन कर दिया गया, सभी लोग पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं उनसे अलग जानना। लेकिन बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी अगर आ जाएगा तो उन 5 ब्राह्मणों की बात नहीं करिएगा जिनको उन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी जो थे वो तापुस और भल्लुक नामक 2 बंजारे थे, जो उनको तुरंत वही बोधगया मिले थे। उन्होंने तुरंत जैसे ज्ञान प्राप्त किया उनको अपना प्रवचन दे दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसको धर्म चक्र परिवर्तन नहीं कहा गया। तो रटिए मत, समझिए थोड़ी सा। इतिहास याद नहीं करना है, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास जीना है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, जिसको सारनाथ बोलते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आए पहला उपदेश कहां दे दिया, तो वहीं तापुस और भल्लुक उनके प्रथम अनुयायी थे, जिनको उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। लेकिन वो धर्म चक्र परिवर्तन नहीं कहलाता है जब उन्होंने सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्होंने बुद्ध को पाखंडी कहा था, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और वो जगह था सारनाथ, वह जगह था ऋषिपत्तनम, वह जगह था मृगदाव। 3 नाम बताया, तीनों याद रखिएगा, तीनों पूछेगा। आप लोग केवल सारनाथ जानते हैं, ऋषिपत्तनम जानते हैं, लेकिन उसका नाम मृगदाव था, मृगों का जंगल था। यही मैं बता रहा हूं, विश्लेषण करने ही यहां तो आए हूं।
प्रश्नों को पढ़ाना, उत्तर प्रश्न उत्तर बताना, ये मेरा विशेषता नहीं है, ये मैं नहीं उतना बताऊँ, मैं तो लेक्चर ज़्यादा देता हूँ या आपको मोटिवेट। लेकिन चूंकि प्रश्नों का महत्व बहुत है सिविल सेवा परीक्षा में, तो मैंने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपको थोड़ी सा लेक्चर दे दूं, ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में मदद मिल जाए, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। बुद्ध का वह कौन सा, बौद्ध संघ का वह कौन सा ऐसा अनुयायी था जो बुद्ध के ऊपर कई बार आक्रमण कर चुका था, बुद्ध की हत्या करना चाहता था और बुद्ध के जीते जी बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था? कौन था? देवदत्त। ये देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। अच्छा, आनंद कौन थे? वो भी बुद्ध के चचेरा भाई थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद जो हैं वो शाक्य वंश के थे, बुद्ध के चचेरे भाई थे। देवदत्त उसी आनंद का बड़ा भाई था। एक बुद्ध का परम भक्त और दूसरा बुद्ध का परम शत्रु। वो बुद्ध को उन्हीं के जीवन काल में मारकर बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता है। याद रखिएगा, देवदत्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रश्न एग्जाम में आपके निश्चित आएगा। इन प्रश्नों को आप रट के नहीं लिख एग्जाम में कर पाएंगे। कई बार ये भी पूछा है कि बुद्ध के जो परम शिष्य थे वो असल में किस वंश से संबंधित थे, और वो बुद्ध के क्या थे? बुद्ध के चचेरे भाई थे। ठीक है। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी या जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो जनरली हुई थी कुशीनगर या कुशीनारा में। ठीक है ना? वो हिरण्यवती नदी थी, हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ था। एक प्रश्न आता है कि बुद्ध ने कहां पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी? तो जनरली बुद्ध पहली बार महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश के विरोधी थे, तो इसलिए उन्होंने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी, पहला उपदेश दिया था। लेकिन अगर एग्जाम में यह पूछता है कि बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की थी, यानी महिलाओं के बौद्ध संघ की, तो माइंड करिएगा, बुद्ध ने सबसे पहले वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और वहीं पे, और वो कौन थी? गौतमी प्रजापति, जो उनकी मौसी थी, जो उन्होंने पाला था, जिन्होंने बुद्ध को पाला था, क्योंकि जन्म के साथ में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश किसको दिया? अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को दिया। और ये जगह था वैशाली। बार बार ये प्रश्न आता है कि कहां पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया? वैशाली में दिया। और वहीं उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप। एक प्रश्न आता है कि वह कौन सा धार्मिक सिद्धांत या विचारधारा था जो सत्ता को अनेक मानता है या सत्य को अनेक मानता है? ठीक है ना? सत्य को अनेक, तो सत्य को अनेक, ये आईएएस का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। असल में जैन धर्म का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद, जो सत्य को या सत्ता को अनेक मानता है। अनेकांत यानी इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं और उन अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन समस्त वस्तुओं को जान सके, उन समस्त वस्तुओं के गुणों को जान सके। तो उसका निर्णय आंशिक और अपूर्ण होगा किसी भी व्यक्ति का, और उसी आंशिक और अपूर्ण निर्णय को स्याद कहा गया, उसी को कहा गया स्यादवाद। तो अनेकांतवाद के कारण ही स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म का पैदा हो। तो सत्ता को अनेक मानने के कारण सिद्धांत अनेकांतवाद है, और यह यानी अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत धर्म है, इसी को अनंतवाद, अनेकांतवाद कहते हैं। तो सत्ता या सत्य को अनेक मानने का जो गुण विशेषता था वो किसका था? जैन धर्म का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाए कि जैन धर्म का प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन था? प्रथम ऐतिहासिक, फर्स्ट हिस्टोरिकल। अब आप कहेंगे कि सर 24 तीर्थंकर हुए, इसमें क्या बाकी अनैतिहासिक थे? बिल्कुल, क्योंकि
चाहे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन वो किस काल में पैदा हुए ये पौराणिक गाथा है। जैन धर्म के 22 जो तीर्थंकर हैं वो पौराणिक हैं। जैन धर्म के पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे। ये बात माइंड करिएगा। ज्यादातर लोग महावीर स्वामी लगा देंगे या ऋषभ देव लगा देंगे, लेकिन सही उत्तर कौन है? पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। प्रश्न बहुत हैं और एक एक प्रश्नों पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आपको एग्जाम परीक्षा में पास करवाना है। आप पास करें, आपको परीक्षा में लाभ हो थोड़ी सा, इसलिए मैं थोड़ी सा शार्ट होने का प्रयत्न कर रहा हूं। हालांकि मेरा नेचर शार्ट है नहीं, लेकिन थोड़ी सा मजबूर हो रहा हूं। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर कर दूंगा तो आप लोग के लिए परेशानी पैदा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको करें, इसीलिए मैं चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूनानी इतिहासकारों में वर्णित जो सैंड्रोकोटस था, उससे सबसे पहला पहचान किसने किया था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही है, इसका सबसे पहला पहचान किया था विलियम जोन्स ने। ये वही विलियम जोन्स हैं जिन्होंने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना की थी। विलियम जोन्स भारत के संस्कृति से, भारत की प्राचीनता से, भारत की प्राचीन गौरव गाथा से बड़े प्रभावित थे। तो सैंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान सबसे पहले किसने किया था? विलियम जोन्स ने। एक प्रश्न आता कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज प्रासाद था, कहां पे? पाटलिपुत्रा में, जो कुछ कुम्भनहार में मिला हुआ कुछ दूरी पर पटना से, वो जनरली किसका बना हुआ था? तो आश्चर्य देखिए, स्तंभ तो पत्थर के थे, लेकिन जो छत था वो असल में लकड़ी का था, ढोलकाकार। क्योंकि गंगा घाटी में लकड़ी की बड़ी अधिकता थी, तो लकड़ी का महल था जो राजप्रसाद था चंद्रगुप्त मौर्य का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्तंभ पालिशदार थे। बहुत लोगों ने कहा कि मौर्यों ने पालिश करने की जो कला है वो ईरान के हकमानी पारसिक से ली, जो बिल्कुल गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में पालिशदार पाषाण स्तंभ मिले हैं। बहुत संभव है कि पालिशदार पाषाण स्तंभ मौर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता से सीखा हो। हम क्यों माने कि ईरान के हकमानी पारसिक डेरियस से सीखा? क्यों हम इस बात को माने भाई? ठीक है, हम अपनी संस्कृति को भूल जाए और यूरोपियों ने जो लिख लिया उसको सही मान ले, ये तो लकीर का फकीर होना हुआ ना भाई। क्यों हम ऐसा हो? अरे हमारी अपनी भी तो बुद्धि कुछ है। ठीक है, खैर अभी मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा हूं। एक प्रश्न आता कि दक्षिण भारत सबसे पहले किस चोल शासक ने जीता था? बहुत लोग अशोक लगा देते हैं, बहुत लोग बिंदुसार लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल सही जो प्रश्न है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक, भाई चंद्रगुप्त मौर्य अगर दक्षिण भारत ना जीतता तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में वो जाकर कया क्लेश के माध्यम से अपना प्राण कैसे त्याग करता और चंद्रगुप्त बस्ती कैसे स्थापित करता, चंद्रगिरी। तो जाहिर सी, और बहुत सारे ग्रंथ है, आहनानूर, मुरनानूरू, चाहे अशोक के अभिलेख को, ये सब ये सिद्ध कर रहे हैं कि सबसे पहले दक्षिण भारत को जीतने वाला मौर्य सम्राट कौन? विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत तक का इलाका मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत करने वाला पहला मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनके प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने क्या बनवाया था? सुदर्शन झील बनवाया था। भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे प्रसिद्ध जो झील है वो सुदर्शन झील है, और उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे कई लोग जुड़े हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे पुष्यगुप्त वैश्य हो। सुदर्शन झील से कई लोग जुड़े हुए हैं। अशोक भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद स्कंदगुप्त भी जुड़ा हुआ है। कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन जुड़ा हुआ है। समय पड़ने पे सारे प्रश्नों को हल करते चलूंगा, आप परेशान मत होइए। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है ना। कलिंग, सभी मनुष्य मेरी संतान है,
प्रथम पृथक कलिंग प्रज्ञापन में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ठीक है ना? तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? सम्राट अशोक का है। अशोक मानता था कि सभी लोग मेरी संतान हैं और अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि सबसे इस तरह व्यवहार करो कि मेरी संतान के रूप में व्यवहार करो, इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब प्रश्नों को और थोड़ी सा देखा जाए, नए नए प्रश्न देखे जाए, चाहे वो गुप्त मौर्योत्तर काल में आप आ जाइए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? ये प्रश्न है। सोने के सिक्के के लेकर 3 प्रश्न हैं, जरा विश्लेषण करिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? सबसे पहले सोने के नियमित सिक्के किसने चलवाए? दूसरी बात। तीसरा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? चौथा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? अब आप बताइए इसको पढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे? अगर आप इसको रटेंगे तो कोई याद नहीं कर पाएगा। अब सोचिए, तो एक एक का उत्तर ध्यान से सोचे चलिए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करवाने का श्रेय जो जाता है वो हिंद यमन शासकों को जाता है, इंडो ग्रीक। ये इंडो ग्रीक शासक सबसे पहले आक्रमण कब किए थे? पुष्यमित्र शुंग के काल में, यानी शुंग काल में सबसे पहले किए थे। शुंगों ने 2 बार हराया था उसको। दूसरा, नियमित सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी करवाए? तो कुषाण थे। कुषाणों ने नियमित सोने के सिक्के प्रचलित करवाए। ठीक है ना? फिर सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय तो गुप्त शासकों को जाता है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछे आपसे तो ये जाता है कुषाणों को। तो आज मैंने आपको देखिए 4 प्रश्न एक साथ बताए जो आपको जानने में बहुत दिन लग जाएंगे, और एग्जाम में आता है तो आपको लगता है ये बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन ये इजी प्रश्न नहीं था, ये कॉन्सेप्ट से प्रश्न था। इजी तो था लेकिन ये रटने से नहीं था, कॉन्सेप्ट से था। तो आईएएस जैसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। सर्वाधिक सोने का सिक्के किसको दिया जाता है? श्रेय कुषाणों को दिया जाता है। कथन 1, कथन 2। तो कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत हो गया। अब आता कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किया तो सही था। तो आप कथन, जब आप आईएएस के प्रश्न जब देखते हैं तो गद्यात्मक होता है तो आप डर जाते हैं। वो कहीं भी डरने वाली चीज नहीं है, वो कॉन्सेप्ट से आधारित प्रश्न, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। जब आप उसको कॉन्सेप्ट से हल कर लेंगे तो वो कठिन रह ही नहीं जाएगा। माइंड इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट से ना पढ़ना ही सिविल सेवा की परीक्षाओं को कठिन होने का कारण है। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिए, विश्लेषण से पढ़ लीजिए, व्याख्या से पढ़ लीजिए, सिविल सेवा के कठिन से कठिनतर प्रश्न भी इजी हो जाएंगे। ये करके देखिए, ना हो तो फिर आप बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा। बिल्कुल होंगे, करके इसको देखिए। ठीक है ना? इसके बाद अब ये प्रश्न आता कि बुद्ध का चित्र जो है किसके सिक्कों पर है? तो कनिष्क के सिक्कों पर रहा। एक प्रश्न ये भी आता है। अब देखिए, भारत में एक ज्यादातर शासक राष्ट्रीय हुए या चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिनका ईरान तक सीमा था। लेकिन भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय शासक जो था वो कनिष्क था, कुषाण वंश का सम्राट। लेकिन कनिष्क ने जब चीन पर आक्रमण किया तो चीन के एक जनरल ने उसको हरा दिया। तो बार बार पूछता है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो पांचाऊ ने कनिष्क को हरा दिया। हालांकि कनिष्क ने दोबारा आक्रमण किया और लगभग पूरा आधा चीन जो है जीत लिया, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग जो भारत की ओर पड़ रहा है। और वहां से 2 चीनी राजकुमार को पकड़ के लाया, जिन्होंने आडू और नाशपाती की खेती भारत में प्रारंभ करवाई या लोगों से परिचय करवाया। याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सुनते हैं कि प्राचीन इतिहास में किसी ने 2 अश्वमेध किए, 3 अश्वमेध किए, लेकिन अगर ये पूछता है कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है ना? तो वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम, दक्षिण भारत में राज्य करने वाला जो वाकाटक वंश था, जो
पश्चिमी दक्षिणापथ में शासन करता था, महाराष्ट्र के अगल बगल, वाकाटक राजवंश। तो उसके शासक थे प्रवर सेन प्रथम। उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, ये याद रखिएगा। परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट कौन था? परम भागवत। परम भागवत गुप्तों की महत्वपूर्ण वो थी, उपाधि थी। लेकिन सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो सबसे नामी विक्रमादित्य, भारत में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। सबसे पहले वो थे मालवा के, उज्जैन के शासक थे, जिनके लिए कहानी सिंहासन बत्तीसी या बैचाल 25 है। तो जो गुप्तों में सबसे नामी जो विक्रमादित्य हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके दरबार में कालिदास रहते थे, या जिनके काल में फाहियान, चीनी यात्री फाहियान आया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले परम भागवत की उपाधि उन्होंने धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्होंने भारत से शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन भी किया। किस गुप्त शासक के काल में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ? तो हूणों का आक्रमण सबसे पहले हुआ था किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में। और वास्तव में गुप्तों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण हूणों का आक्रमण भी था, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के अतुलित पराक्रम ने हूणों को बुरी तरीके से परास्त किया। वैसे भारत में हूणों ने शासन तो किया, लेकिन भारत के राजाओं ने इतनी बार परास्त किया, कहा जाता है कि हूणों के रनिवास को राजाओं ने वैधव्य गृह में बदल दिया। तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन इन चीजों को देखिए, आप कभी भी रटने का प्रयत्न मत करिए, हमेशा समझिए। इतना इजी पढ़ाई हो जाएगा। आप जब रटते हैं पढ़ाई तभी कठिन होती है। प्रश्नों को रटिए नहीं, आप प्रश्न खोल लीजिए, पूर्वावलोकन करिए, लेकिन समझकर पूर्वावलोकन करिए। अपने आप को देखिए, एक ही प्रश्न पढ़िए, लेकिन बिल्कुल जमकर। 100 प्रश्न पढ़िए, एक को ना तैयार हो, बेकार है। 10 प्रश्न पढ़िए, तैयार हो जाए, और 10 को मिलाकर 100 हो जाए, यही ना असली कला है, असली ज्ञान है। अब आप 1000 क्वेश्चन पढ़ ले जाए, 10 ना याद हो तो बेकार है। और 10 ऐसा पढ़िए कि 100 के बराबर हो जाए, तब तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। इन चीजों को अपनाइए। परीक्षा बहुत कठिन नहीं है, आप सरल बन जाते हैं, इसलिए परीक्षा कठिन हो जाती है। आप कठिन बन जाइए, परीक्षा सरल। परीक्षा तब तक कठिन है जब तक आप सरल हैं। परीक्षा उस दिन सरल हो जाती है जब आप सशक्त हो जाते हैं, जब आप मजबूत हो जाते हैं, जब आप कठिन हो जाते हैं, परीक्षा सरल हो जाती है, ठीक है। अब भारत में प्रथम नगरीकरण का काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, द्वितीय नगरीकरण का काल महाजनपद का काल था, और तृतीय नगरीकरण का जो काल था वो सल्तनत काल था। तीनों काल को आपको जानने में बहुत टाइम लगेगा। तो प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल, भारत का ऐतिहासिक काल, और क्या हुआ, तृतीय नगरीकरण जो है वो वो सल्तनत काल। कौन सा वह काल था जिसमें भारत के सबसे बड़े सर्जन उत्पन्न हुए? तो जनरली सबसे बड़े ऊर्जन जो सर्जन माने जाते हैं भारत के, वो सुश्रुत माने जाते हैं कि उनके पास ऑपरेशन करने के इतने उपकरण थे जो आज भी डॉक्टरों के पास उतने उपकरण मौजूद नहीं होते। सुश्रुत जो गुप्तकालीन सर्जन थे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, सबके अलग अलग महत्व स्थान है। यही सब एग्जाम में आता है, लड़के डिस्टर्ब हो जाते हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, एलोरा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित, एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी जनरली ये तीनों गुफाएं कहां पे है? महाराष्ट्र में। चाहे वो अजंता की गुफाएं हो, चाहे एलोरा की गुफाएं हो, ठीक है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। एलोरा जो है वो तीनों धर्म से संबंधित है, अजंता तो जनरली बौद्ध धर्म से संबंधित है।
एलोरा जो है, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। ध्यान रखिए, अजंता बौद्ध धर्म से, एलोरा हिंदू, जैन और बौद्ध दोनों से, तीनों से, और एलिफेंटा शैव धर्म से संबंधित है। ये सब वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में आप निश्चित हल कर लेंगे अगर आ जाएगा। यही मैं चाहता भी हूं कि आप एग्जाम में उसको हल कर लें। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव ने बनवाया था। दक्षिण का वो कौन सा राजवंश था जो अपने नौसेना के लिए, नेवी के लिए चोल जाने जाते थे? दक्षिण का वो कौन सा राजवंश था जो स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था? वो भी चोल थे। दक्षिण भारत का वो कौन सा राजवंश था जो रथ मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता था? मंदिर बनाए जाते हैं कि एक ही पत्थर को काटकर और आगे चक्का बनाकर एक तरीके से अश्व खींचने आए घोड़े बना दिए जाते थे, तो उनको रथ मंदिर कहा जाता था। तो पल्लव शासक जो थे वो रथ मंदिरों के निर्माता माने जाते थे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आप ऐसे समझिए। अब एक प्रश्न गुप्त काल के लिए यह भी आता है कि न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पहले वो भारत के कौन से वैज्ञानिक गणितज्ञ थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था? वो कहते थे कि समस्त वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि पृथ्वी स्वाभाविक रूप से उनको अपनी ओर खींचती है। दिस इज द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त ने दिया था न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पहले। लेकिन चूंकि भारतीय संस्कृति में धर्म ऐसा हावी था कि लोगों का वैज्ञानिक स्वरूप नहीं आ पाया। एक प्रश्न आता है कि जीरो का खोज किसने किया था? सभी लोग बताते हैं कि जीरो का खोज जो है, जीरो का आविष्कार जो है वो आर्यभट्ट ने किया था, जो बिल्कुल गलत है। आर्यभट्ट ने लिखित इतिहास में अपने किताब में सबसे पहले जीरो का प्रयोग किया था, खोज नहीं किया था। प्रयोग हो सकता है। अब हर जगह लिखा हुआ कि खोज किसने किया था। अगर खोज उन्होंने किया था, रावण को दशानन कैसे कहा था कि 10 तो था, जीरो आया तभी तो दशानन कहा गया। कौरव के भाई 100 भाई थे तो 100 कहां से आया? तो व्याख्या ऐसे मत करिए, थोड़ी सा प्रश्नों को विश्लेषण करिए। सही, अगर आप सही मार्ग से तैयारी करेंगे तो कोई प्रश्न नहीं है कि तैयारी ना बढ़िया हो। अब फिर कुछ प्रश्नों को मध्यकालीन इतिहास का लेकर उपस्थित होऊंगा, फिर इसके बाद आधुनिक भारत, फिर इसके बाद अन्य विषयों के प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, पूरा विस्तार से विश्लेषण करूंगा। एक नए वीडियो लेक्चर में आपके समक्ष उपस्थित होता हूं पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।